स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम क्लास 12 का लेसन नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लास्ट के जो 2 लेक्चर्स मैंने आपको दिए थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि डीएनए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, आरएनए, इनका क्या स्ट्रक्चर है और ये किन किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, इनकी कॉम्पोजिशन क्या है। उसके अलावा जब हमें ये पता लग गया था कि जो डीएनए है वो मोस्टली जेनेटिक मटेरियल है, हमने उसके डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर क्या रूल्स फॉलो होते हैं हमने वो पढ़े थे। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी पहले की टाइम की, यानी कि उस टाइम की जब तक ये नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली क्या है, जब ये कंफ्यूजन चल रहा था साइंटिस्ट के माइंड में कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन क्या चीज है जो जेनेटिक मटेरियल का काम करती है। पर उसको जानने से पहले हम जो चीज पढ़ेंगे दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, या आप सिंपल भाषा में कहो तो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अगर मैं एक सिंपल सी आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है अपनी चीज किसी और को दे देना। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जब जेनेटिक मटेरियल एक सब्सटेंस या एक ऑर्गेनिज्म में से निकल के दूसरे में चला जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा हेल्प के, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसा देखा गया कि यहाँ पर डीएनए के केस में, जेनेटिक मटेरियल के केस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। और इस बात को सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था, और उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1928 में, क्योंकि 1926 तक जो साइंटिस्ट थे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। मतलब आप ये कह सकते हो कि उनके पास इंफॉर्मेशन तो थी पर वो जो इंफॉर्मेशन थी वो इनकम्प्लीट थी, वो उसको लिंक नहीं कर पा रहे। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन आया वो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ का था। अगेन मैं आपको वही बात बोलूंगी, अगर आप पूरा नाम मेमोराइज नहीं कर सकते तो आप सिर्फ सरनेम याद रखो, दैट इज ग्रिफिथ। और 1928 में मैं बार बार इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि बच्चे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं नीट का, या अगर आप कोई और एग्जाम दोगे तो उसमें जनरली ईयर्स जरूर पूछे जाते हैं कि किस साइंटिस्ट ने कौन से ईयर में काम किया था। तो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है वो 1928 में हुआ था। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया सिलेक्ट किया था। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एक बैक्टीरिया है जो जनरली न्यूमोनिया, आपने बीमारी का नाम सुना होगा, जो न्यूमोनिया डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उन्होंने क्या किया, इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को अपने लैब में कल्चर किया। कल्चर करने का मतलब होता है बच्चों की किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लैब में प्लेट्स के ऊपर ग्रो करना। तो उन्होंने जब इसकी कल्चरिंग की तो उन्होंने देखा वहाँ पे 2 तरह की कॉलोनीज आ रही है। कॉलोनी का मतलब होता है जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रो करता है। तो जनरली क्या होता है, जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम इस तरीके से प्लेट्स लेते हैं जिसमें हम न्यूट्रिएंट मीडिया डालते हैं। तो इस तरीके से अगर वहाँ पे बहुत ज्यादा आपको पंच मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कॉलोनी। तो उनको यहाँ पे 2 तरह की कॉलोनीज मिली थी। एक कॉलोनी जो थी उसको उसने नाम दिया एस कॉलोनी, और एक कॉलोनी थी जिसको उन्होंने नाम दिया था आर कॉलोनी। अब ये एस और आर में क्या डिफरेंस है, एस का मतलब है स्मूथ, जैसे आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा होगा, एक होता है एससीआर और एक होता है आरईआर। तो यहाँ भी सेम वही नाम है। जो एस वाली कॉलोनीज थी देवर स्मूथ, कि मतलब वो देखने में स्मूथ थी, चिकनी थी। क्यों थी वो स्मूथ, क्योंकि उनके ऊपर म्यूकस पॉलीसेकेराइड की कोटिंग थी, मतलब उनके ऊपर एक परत चढ़ी हुई थी जो उनको शाइनी अपीयरेंस और स्मूथ अपीयरेंस दे रही थी। और जो दूसरी कॉलोनी उनको मिली थी वो आर यानी कि रफ कॉलोनी थी, उनके ऊपर ये वाली जो कोटिंग थी वो एब्सेंट थी, यानी कि कोटिंग नहीं थी। तो उन्होंने फिर क्या किया, बैक्टीरिया के जब उनको ये 2 स्ट्रेन्स मिल गए, 2 वैरायटी मिल गई, तो इससे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा चूहे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ चूहों के ऊपर डायरेक्टली ये जो एस वाली स्ट्रेन थे इनको इंजेक्शन के थ्रू डाल दिया। तो क्या देखा गया कि जिन चूहों में ये एस स्ट्रेन गया है उन चूहों की डेथ हो गई, यानी कि वो मर गए। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ चूहों पे जो आर स्ट्रेन था उसको डाला। ये देखा गया कि आर स्ट्रेन वाले जो चूहे थे वो जिंदा रहे, दे सर्वाइव। फिर उन्होंने क्या किया, जो ये एस स्ट्रेन था इसको थोड़ा सा गर्म किया। गर्म करने की वजह से इसके अंदर जो वायरुलेंट फीचर था, वायरुलेंट वर्ड एक आपकी बुक में आ रहा है, वायरुलेंट का मतलब आप कह सकते हो बच्चों जानलेवा।
यानी कि जिस चीज की वजह से वो डेथ कर पा रहा था, तो जो उसका वायरुलेंट वाला फीचर था, गर्म करने की वजह से, हीट करने की वजह से वो वायरुलेंस उसकी खत्म हो गई। तो इस वजह से, क्योंकि वो वायरुलेंस खत्म हो गई, यानी कि उसका जो जानलेवा वाला फीचर था वो खत्म हो गया, तो जो माइस थे वो जिंदा रहे, दे सर्वाइव। फिर उसने फोर्थ टाइम क्या किया, जो ये हीट किल्ड वाले एस स्ट्रेन थे, इसके अंदर उन्होंने कुछ आर स्ट्रेन को मिक्स कर दिया, और यहाँ पर उनको सबसे ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट मिला कि अगर हम इंडिविजुअली देखें तो आर स्ट्रेन वाले केस में भी जो माइस है वो जिंदा रह रहे थे, और जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड था वो वाले माइस भी जिंदा रह रहे थे। लेकिन जब इन दोनों चीजों को आपस में मिक्स किया गया, तो वहां पर देखा कि जो माइस थे उनकी डेथ हो रही थी। तो यहाँ से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात बताई कि जब हम दो स्ट्रेन्स को आपस में मिक्स कर रहे हैं तो उनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि जो आर स्ट्रेन है वो अभी तक नॉन वायरुलेंट था, यानी कि उसके अंदर डेथ करने का फीचर नहीं था। लेकिन जब आप उन दोनों को मिक्स कर देते हो तो एस स्ट्रेन में से कुछ ऐसा निकला, कोई ऐसा पदार्थ, ऐसा सब्सटेंस निकला जिसने आर स्ट्रेन को भी वायरुलेंट बना दिया। मतलब जिस आर स्ट्रेन के ऊपर कोई कोटिंग नहीं थी, उसके ऊपर भी उसने कोटिंग करके उसको वायरुलेंट बना दिया, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो। तो यहाँ से ये चीज डिस्कवर हो गई कि ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, कि जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर आप दो चीजों को पास पास रखो तो वो एक सब्सटेंस से या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा सकती है। बट यहाँ तक ये बात तो कंफर्म हो गई कि जेनेटिक मटेरियल है जो एक जगह से दूसरी जगह तक सब्सटेंस को लेकर जा रहा है, जेनेटिक मटेरियल को लेके जा रहा है। बट अभी भी जो डाउट था वो ये था कि ये जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि उनके टाइम तक ये सोचा जा रहा था कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये प्रोटीन हो सकता है। लेकिन मेनली जो कंफ्यूजन था वो तीन चीजों में था। जो भी साइंटिस्ट थे वो तीन चीजों में कंफ्यूज थे, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। इट मीन्स कि उनको ये तो पता था, ये चीज तो डिस्कवर हो गई थी कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। बट जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली क्या है, वो डीएनए है, वो आरएनए है या वो प्रोटीन है, वो चीज अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी। और उसको डिस्कवर करने में आप ये कह सकते हो कि लगभग 15-16 साल लग गए थे। उसके बाद 15-16 साल के बाद, मतलब आप ये कह सकते हो कि लगभग 1943-44 में एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी, ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और वहां से इन्होंने ये कंक्लूड किया कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इन तीनों चीजों में से जो डीएनए है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। और इस चीज को कंफर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे आरएनएजीज और प्रोटीनेजीज और डीएनएजीज, ये तीन एंजाइम्स यूज किया। अगर बच्चों आपको याद हो 11th में जब बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे हमने एंजाइम्स पढ़े थे। तो एंजाइम्स में हमने ये देखा था कि जिस भी चीज के पीछे एज लगा होता है इट मीन्स वो एंजाइम होता है। एंजाइम मतलब ए टाइप ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बारी बारी से एक बार आरएनएजीज, एक बार प्रोटीनेजीज और एक बार डीएनएज, मतलब बारी बारी से ये तीनों एंजाइम्स अपने प्रैक्टिकल में यूज करके देखे। तो यहाँ से उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि अगर हम आरएनएजीज डाल रहे हैं, आरएनएजीज वो एंजाइम है जो आरएनए को खत्म कर देगा, प्रोटीनेजीज वो एंजाइम है जो प्रोटीन को खत्म कर देगा, और डीएनएजीज वो एंजाइम है जो डीएनए को खत्म कर देगा। तो उन्होंने ये देखा कि अगर हम आरएनएजीज यूज करते हैं या प्रोटीनेजीज यूज करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये वाला जो एस स्ट्रेन
जो ग्रिफिथ ने लिया था, जिसको हीट किल किया हुआ था, इसी स्ट्रेन के अंदर अगर हम आरएनएजेस या प्रोटीनेजेस डालते हैं तो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है। यानी कि जो माइसेस की डेथ हो रही है, इसका मतलब आरएनए या प्रोटीन के खत्म होने से ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब इसके अंदर डीएनएजेस डाला गया तो ये देखा गया कि वहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो नहीं हुई, और ट्रांसफॉर्मेशन ना होने की वजह से जो माइस था वो जिंदा रहा, मतलब वो सरवाइव कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए है दैट इज